हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 17 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो फ्रंट पेज पे ये जो इमेज आप देख रहे हो, इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन, वहाँ से जो लोग भी फंसे हैं इंडिया के और या जो भी अफ़गानी लोग जिनके पास में वीज़ा अलोकेट हो चुका है जिनको, तो उन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, उनको बचाने के लिए, और ये केओस में लगभग 7 जनों की डेथ भी हो गई। तो आप देख सकते हो तालिबान ने जिस तरीके से वहाँ पे तख्ता पलट किया है, पूरी पकड़ अपने हाथों में ले ली है वहाँ पर रजीम की, तो वो चीज़ बिल्कुल इंडिकेट कर रही है कि कितना ज़्यादा पैनिक है वहाँ पर। खैर, ध्यान हम देंगे जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन पे। देखिए, एक तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ईपीएफ ऑफिस मुंबई में एक स्कैम पकड़ में आया है, जानेंगे क्या है वो। दूसरा, इधर 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है यूपी की, वो अब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए देखो, अभी तक जो लॉ कमीशन है उन्होंने बिल तैयार कर लिया है और वो यूपी की लेजिस्लेचर के अंदर जल्दी इंट्रोड्यूस होगा, जानेंगे इसको भी। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे एक ये वाला न्यूज़ जिसमें जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो बोलो वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से डाइवर्ट करने का तरीका है। ठीक है, बोले कास्ट सेंसस कंडक्ट कराने की ज़रूरत है यहाँ पर, ये बात बोली गई है शरद पवार के द्वारा। तो कुछ चीज़ें रिवाइज होगी, जानेंगे। साथ में ये राजस्थान वाले सेगमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है जो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे कि यंगस्टर्स को अर्बन एरियाज़ में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई है, जानेंगे क्या है पूरी स्कीम के बारे में डिटेल। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ हम थोड़ी डिटेल में जानेंगे, वो है तालिबान का लीडर, ठीक है, बरादर, उसके बारे में हम जानेंगे वो कौन है, किस तरीके से इसने अपना एक कह सकते हैं ना अथॉरिटी इस्टेब्लिश की है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें तो एक्सप्लेन पेज पे वही तालिबान वाला मुद्दा है, इस्लामाबाद और काबुल इक्वेशन क्या है, एक दो एंगल नए मिलेंगे, एक बार बस समझने के तौर पे एक बार देख लेंगे। ठीक है, और मेघालय में एक मिलिटेंट की किलिंग के चलते कितना ज़्यादा क्राइसिस बढ़ गया है, उस क्राइसिस का बैकग्राउंड और अभी प्रेजेंट सिचुएशन उसके बारे में जानेंगे। और एक यहाँ पर छोटी सी न्यूज़ है, इसको भी हम देखेंगे। NIH साइंटिस्ट ने अभी कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए जो RT-PCR जो चेकअप हम करवाते हैं, उससे भी बढ़िया ऑप्शन एक और निकाला, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आप मान सकते हो। कुछ चेंजेस किए गए हैं जिससे और भी जल्दी पता पड़ जाता है कि हाँ कोई इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है या नहीं कोविड-19 से, जानेंगे इसको। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे हम देखेंगे एक आर्टिकल ये वाला जिसमें गति शक्ति जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसी के बेसिस के ऊपर ये प्रोजेक्ट है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया जा सके। ये अनाउंसमेंट देखो अभी किया गया था, जो स्पीच थी उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जानेंगे क्या है मुद्दा। इसके अलावा जो आप देख सकते हो कि ओवरसीज़ लिस्टिंग प्रोसेस, मतलब कि दूसरे जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, लंदन हो गया, टोक्यो हो गया, तो वहाँ पर अब इंडियन कंपनीज़ को लिस्टिंग करवाना बड़ा आसान हो पाएगा। एक तो ये बात बोली जा रही है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। दूसरा कि इंडियन मार्केट भी कुछ कम नहीं है। अब देखो रिसेंटली जो भी स्टार्टअप्स थे, 2-3 स्टार्टअप्स ने इतना शानदार पैसा राइज किया है अपने IPOs रिलीज़ करके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब सबसे पहले अपने शेयर्स लॉन्च करती है ना कोई भी कंपनी, है ना, स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको IPO बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इससे क्या होता है कि मार्केट से पैसा उठाया जाता है, ये एक तरीके का इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इक्विटी का मतलब हो गया कि जो कंपनी भी IPO लॉन्च कर रही है उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं लोग। ओके, और पहली बार अगर ऐसा हो रहा है तो उन शेयर्स को IPO बोल दिया जाता है। इसके अलावा आगे देखें तो बस यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनको डिटेल में हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़ है, कोविड क्राइसिस जब आया था तो उस टाइम पे हमारे यहाँ तो क्राइसिस लगा हुआ था, पर दूसरी तरफ हमारे ही देश में मुंबई की EPFO का जो ऑफिस है वहाँ पर एक इनसाइडर ने करोड़ों रुपए की, आप कह सकते हो कि गफलत कर दी, वहाँ पर शिफोनिंग कर दिया, मतलब उस मनी को एक तरीके से निकाल लिया पैसा और अब फरार है वो। ठीक है, तरीके का मतलब जो पैसे निकालने का जो तरीका था ना EPFO से, वो था, देखो EPFO का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वहाँ से जो मुंबई ऑफिस है वहाँ से 21 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। अब इसके पीछे क्या प्लान था वो देखो कि सबसे पहले तो जो माइग्रेंट वर्कर्स, अब होता क्या है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जाते हैं, जैसे मुंबई की हम बात कर रहे हैं अभी, है ना,
तो मुंबई में यूपी बिहार के लोग जाकर के किसी कंपनी में काम करते हैं, और उस कंपनी में जाके जब काम करते हैं तो एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूट करता है, और वो जाकर के पैसा जमा करवा देता है कहाँ पर, अपने ईपीएफ अकाउंट में। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल, सिन्हा सिन्हा करके नाम आएगा, अभी हम डिटेल देखेंगे। ये बेसिकली बिहार से ओरिजिनेट, बिहार का बंदा है। तो इस बंदे ने अपने साथ में और कलीग्स को लिया, ठीक है, और फर्जी पीएफ अकाउंट खोलने शुरू कर दिया उन माइग्रेंट वर्कर्स के जो अब मुंबई में थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के टाइम में हमारे क्या लॉकडाउन लग गया था, और लॉकडाउन के चक्कर में आपको बताइए कि माइग्रेंट वर्कर्स अपने गाँव में लौट गए थे, तो फर्जी अकाउंट खोल लिए। अब फर्जी अकाउंट खोलने के बाद में आपको पता ही है कि वहाँ पर अकाउंट खुल गया, तो उन्होंने फिर बाद में एप्लीकेशन लगानी शुरू कर दी कि हम पैसा निकालना चाहते हैं। तो फर्जी अकाउंट खोला माइग्रेंट्स के नाम से, और फिर बाद में उनका एक तरीके से विड्रॉल की अप्रूवल थी वो दे दिया। और अप्रूवल कहाँ से दिया? सीनियर ऑफिशियल का जो सिस्टम था, जो भी सिन्हा नाम का ये इंडिविजुअल क्लर्क लेवल का था, मतलब क्लर्क लेवल का है, तो इस इंडिविजुअल के ऊपर के जो ऑफिशियल्स जो अप्रूवल देते हैं कि हाँ जी पीएफ अकाउंट से कोई पैसा निकलवाना चाह रहा है प्रोविडेंट फंड से, तो उसके लिए अप्रूवल देने के लिए वो पासवर्ड डालते हैं अपना कुछ, या थंब इंप्रेशन या कोई सिक्योरिटी इनपुट दिया जाता है। तो वो सिक्योरिटी इनपुट दे करके विड्रॉल को अप्रूवल कर दिया, और वो पैसा आ गया कहाँ पर? अभी इस फर्जी पीएफ अकाउंट में। अब मनी जैसे ही पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हुई उसको विड्रॉ कर लिया। तो ऐसे करके 21 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया इस पूरे एक स्कैम के अंदर, या फिर एक पूरे की पूरी इस जालसाजी के अंदर। इसके अलावा अगर आगे देखें तो ये जो मास्टरमाइंड है इसका नाम देखो, चंदन कुमार सिन्हा, 37 साल का ये एक आप देख सकते हो क्लर्क है, ईपीएफओ खंडीवली में वहाँ पर लोकेटेड है। और इन्होंने, इस बंदे ने अपने साथ में मिलकर के, अपने जो साथ वाले लोग थे उनके साथ मिलकर के 817 बैंक अकाउंट खोल दिए, ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स के, और उससे 21.5 करोड़ रुपए तक का पैसा निकाल लिया। इतना फर्जीवाड़ा किया इन्होंने, ठीक है। और फ़ायदा क्या उठाया? माइग्रेंट वर्कर्स तो थे नहीं, और कंपनियां कौन सी दिखाई, कौन सी कंपनीज में वो एम्प्लॉयड थे, वो कंपनियां ऐसी दिखा दी जो पहले बंद हो चुकी हैं, ठीक है। तो बंद हुई कंपनियों को लगा दिया, जिससे कि जल्दी से पकड़ में नहीं आया, और फिर वो पैसा लेकर के फरार हो गया, और फरार होकर के अपने घर पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है बिहार का है ये इंडिविजुअल। और घर पहुंचने के बाद में इस बंदे ने जो गाड़ियां ली हैं, बंगलो खरीद लिए, क्या हार्ले डेविडसन जैसी स्पोर्ट्स बाइक हैं वो परचेज कर ली। तो एक इसका ही रिश्तेदार, ठीक है, इसी सिन्हा का रिश्तेदार जो कि इससे जेलस रहता है, तो उसने शिकायत की कि बोले क्लर्क लेवल की बंदे के पास में इतना कुछ कैसे अचानक से कैसे हो गया। तो फिर बाद में फिर ये इस पूरी मुद्दे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ये इतना बड़ा स्कैम निकल के आता है। ये इंडिविजुअल देखो मगध यूनिवर्सिटी बिहार गया से पास आउट है ना, फिलॉसफी से ग्रेजुएट है, 2005 का पास आउट है। और उसके बाद में आप देखो फिर इस बंदे को जैसे लगा ना, इस सिन्हा को, चंदन सिन्हा को, कि मेरे खिलाफ में कुछ अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, तो सबसे पहले तो एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और फिर उसके बाद में गायब हो जाता है। अभी तक भी बिल्कुल गायब है, कहाँ है कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये है क्लर्क लेवल के लोगों की भी। तो देखो ये एथिक्स के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस आ गया, करप्शन के लिए, या फिर आप जिन चीज़ों को लेकर के आपकी जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर सवाल आ गया। सवाल क्यों है? क्योंकि आप जिस चीज़ को, जॉब क्यों करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पे प्रिपरेशन कर रहे हो, या एक एस्पिरेंट के तौर पे प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर आपका टारगेट मनी है, तो प्लीज़ आप इस लाइन को चेंज करके प्राइवेट सेक्टर में घुस जाओ, पैसा बहुत है वहाँ पे। और अगर आपके पास में टारगेट दूसरा ही है कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी काम करने की, मेरी स्किल को एनहेंस करने की, साथ में इसके हम जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, जो भी सोसाइटी है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हो, तो एक बात अलग होती है। पर जो पैसा कमाने का सेगमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के आपने जॉब तो ले ली जोश ही जोश के अंदर, मतलब होता है ना, हमारे माहौल बनता है इंडिया के अंदर, एक रहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। अब सरकारी नौकरी आपको मिल भी गई, उसके बाद में आपके ये दिमाग में आता है यार मेरे साथ में जो प्राइवेट सेक्टर का बंदा है वो तो आराम से कहीं, मतलब कभी कुल्लू जा रहा है, कभी मनाली जा रहा है घूमने फिरने, और आप हो कि अभी भी पढ़ाई में लगे हुए, तो आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। फिर आप क्या करते हो, जॉब लग गई। अब जॉब भी आपको क्या, सरकारी नौकरी शुरुआत में तो ऑफिसर रैंक से शुरुआत होती है प्रिपरेशन के लेवल, और सोचते सोचते फिर आप क्या करते हो, अरे भाई पटवारी क्लर्क कुछ भी लग जाए, एक बार काम तो चले। आपने फिर एंट्री ले ली गवर्नमेंट जॉब में, और फिर वहाँ पर करना शुरू कर देते हो करोड़ों के घपले। अब उस घपले के अंदर कहीं पर भी एक बार भी धरे गए तो जिंदगी की पूरी मेहनत जीरो हो जाती है सेकंडों के अंदर।
आप ऐसा करते ही क्यों? जब आपको पैसा ही कमाना है तो आप प्लीज़ प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाओ। हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है। इवन इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में नरेंद्र मोदी हमारे पीएम ने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स की लाइफ में कम से कम इंटरवेंशन करेगी। इसका मतलब क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन को और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। इसका सिग्नल ये है, समझ रहे हैं? तो ऐसे में अगर सरकारी नौकरी में आ रहे हो तो आप अपने आप को सिविल सर्वेंट समझो, ठीक है? कोई अथॉरिटी मत समझो। वहाँ पर अथॉरिटी तो तब आती है जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर देते हो। ये तो क्लर्क लेवल का बंदा है, वैसे तो पता नहीं करप्शन तो कितने चल रहे हैं जो अभी तक भी पता नहीं है, ठीक है? पर वही चीज़ है, एक बार भी अगर ज़िंदगी में पकड़े गए तो पूरी ज़िंदगी का करा धरा सारा जीरो हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यूपी में 2 चाइल्ड प्लान के लिए ये बिल तैयार कर दिया गया है यूपी के लॉ कमीशन के द्वारा, जिसमें जॉब हो, इनकम हो, एजुकेशन हो, तो इन सब में इंसेंटिव दिया जाएगा जो भी 2 चाइल्ड पॉलिसी प्लान को फॉलो करेगा। और इससे भी बढ़कर और ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाएंगे अगर पेरेंट जो है वो 1 चाइल्ड पॉलिसी पे स्टिक करते हैं तो ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे। इसमें मेन टारगेट क्या है? इस बिल का नाम है द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर ड्राफ्ट बिल, ठीक है? अब ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस में इंट्रोड्यूस हो गया है। अब देखो फर्दर एक्शन क्या लिया जाता है। तो बिल तो रेडी हो गया, अब फिर असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसके बाद में डिबेट डिस्कशन होकर के फिर बाद में आगे बढ़ा जाएगा। इसमें 2 बच्चों तक की पॉलिसी फिक्स की गई है, जिससे कि अगर कोई भी माता पिता, ठीक है, 2 बच्चों से ज़्यादा अगर बच्चे पैदा करते हैं तो वो लोकल बॉडी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से उनको रोका जाएगा। गवर्नमेंट जॉब्स में उनको प्रॉब्लम आएगी, या फिर सरकारी सहायताएं जो भी मिलती है, जो भी सब्सिडी मिलती है, उनमें भी उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो देखो ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी का नॉर्म है, इससे रिलेटेड हमने कंटेंट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बहुत बार, क्योंकि 9 जुलाई को इसके बारे में रिलीज़ कर दिया गया था पब्लिक में कि ऐसा करके अब नया एक कानून लाने की बात की जा रही है योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा। तो आप सिचुएशन ये देखो कि 19 जुलाई तक का ये था कि 19 जुलाई तक पब्लिक कमेंट मांगे गए थे, और 19 जुलाई के बाद में आप देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी देखो इस चीज़ को अप्रूवल दे रखा है पहले से ही कि ये जो अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी अगर लाई जाती है ना, तो वो कहीं पर भी किसी भी सिटीजन की इंडिपेंडेंस या पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट में नहीं जाती हुई दिखाई देती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की खुद की कही हुई है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिफरेंट लॉयर्स या जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ओपिनियन मांगे गए, तो लॉ कमीशन ने ये बताया कि 8500 के लगभग सजेशंस हमारे पास में आए, और उसमें 99.5% लोगों ने इस पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ को फेवर किया है। इसी चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है? बाकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी ना तो किसी की पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट में है, ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आपको कर्व करती है, ठीक है? फ्रीडम पूरी आपको प्रॉपर्ली मिल जाती है। ओके, तो यही चीज़ें बार बार बताई जा रही है और तो कुछ है नहीं नया। फिर इसके बाद में आप देख सकते हो ये प्रोविज़न भी है कि इस पॉलिसी में जो भी स्पाउस है, मतलब जो हस्बैंड वाइफ है, वो अगर वॉलंटरी स्टरलाइजेशन मतलब खुद से चला करके नसबंदी करवा लेते हैं तो उनको एनकरेज किया जाएगा। इसके अलावा वाइफ अगर 45 साल की हो गई और उनका जो यंगेस्ट बच्चा है, छोटे से छोटा बच्चा, वो 10 साल का है, तो भी उनको कंसिडर किया जाएगा कि उनको और एनकरेज किया जाए, क्योंकि 45 साल के बाद में आपको पता है कि फर्टिलिटी एक बार स्टॉप हो जाती है, ठीक है? बाकी तो डिपेंड करता है। अब आपको पता ही है कि बहुत एज में भी कई औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं, पर एक स्टैंडर्ड ये माना जाता है कि 45 ईयर्स तक फर्टिलिटी डाउन हो जाती है एक लेडी की। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो 2 चाइल्ड पॉलिसी में ये भी है कि जो सब्सिडी बेनिफिट्स जो दिए जा रहे हैं वो, या फिर प्लॉट परचेज करना है, घर बनाना है, कुछ भी डेवलपमेंटल अथॉरिटी में अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ भी काम करना हो जी, वहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हाउस टैक्स, इन सब में रिलीफ मिलेगी अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी से स्टिक करते हो। ये चीज़ बताई जा रही है बार बार। और 1 चाइल्ड पॉलिसी अगर कोई फॉलो करता है तो उसका तो कहना ही क्या, उनको तो फिर उस बच्चे को तो फिर 21 साल तक जब तक वो एजुकेशन लेगा ना, तब तक उसको और भी बेनिफिट मिलते रहेंगे। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। बाकी तो देखो अभी एक बार बिल ये पास हो जाए, एक्ट बने, पर हाँ आइडियाज़ हमें मिल जाएं कि कैसे कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें से एक चीज़ और ऐड हो गई है ये, ठीक है? इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एम्प्लॉयज़ का जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम की अगर बात करें, तो उसमें 3% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी से स्टिक करता है कोई भी एम्प्लॉई। ओके, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी पे अगर जाता है तो उसको एडिशनल इंक्रीमेंटल बेनिफिट और मिलेंगे, ये और बताया जा रहा है, ठीक है? यही चीज़ें बताई जा रही है बार बार। आगे चलते हैं।
फिर एक छोटी सी न्यूज़ है, चीज़ वही है जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, बस एक रिवीजन के लिए मैं इस चीज़ को पिक कर रहा हूँ, ठीक है, कि ओबीसी बिल में जो अमेंडमेंट लाया गया है वो बिल्कुल फ्रॉड है, स्टेट्स के साथ में खेला जा रहा है और जो कम्युनिटी है, अदर बैकवर्ड क्लासेज है, उनको पागल बनाया जा रहा है। ज़रूरत है तो बोले कास्ट सेंसस की है। तो मुद्दा क्या है वो आपको मैं यहाँ से क्लियर बता देता हूँ। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब पारित हो गया था तो उस टाइम पर जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था और आर्टिकल 338B ये ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो ये हुआ, दूसरा आर्टिकल 342A ये भी ऐड कर दिया गया था। इसमें प्रोविज़न ये था कि जो भी सोशियो एजुकेशनली, अब मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप एक बार खुद से देखना, कहीं पर तो सोशियो एजुकेशनली लिखा हुआ आता है इसी न्यूज़पेपर में और कहीं पर सोशियो इकोनॉमिकली लिखा हुआ आता है, जबकि एक्चुअल में रिजर्वेशन का प्रोविज़न जो वो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ठीक है, पर इकोनॉमिकली भी लिखा हुआ आता है। पता नहीं क्यों आजकल, क्योंकि जब से ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन की बात हो गई है ना, तब से इकोनॉमिकल वर्ड ज़्यादा हो रहा है, बट एक्चुअल में जो वर्ड है वो है सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो यहां पर जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, इसकी बात कर रहा हूं मैं यहां स्पेसिफिकली सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात करेंगे, ठीक है, जो शिक्षा में और समाज में थोड़े पिछड़े हुए हैं, उन लोगों की बात हो रही है। तो उनकी लिस्ट को अपडेट अगर करना हो तो आर्टिकल 342A जो ऐड किया गया था ना 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे, तो उसमें यह था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उस अमेंडमेंट को कर सकेंगे। तो इसमें स्टेट्स अगर अपने लेवल पे ओबीसी की लिस्ट को अगर अपडेट करना चाहे तो उसमें प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो इस करेक्शन को अमली जामा पहनाने के लिए, फाइनल आउट करने के लिए ये 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पारित हुआ है, ठीक है। अभी ये एक्ट बोल दिया, यहां पर देखो हदें हो रही हैं, ठीक है। 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 2021 का, ये पारित हुआ है, ठीक है, जिससे कि अब स्टेट्स को उनकी अथॉरिटी फिर से मिल जाए कि वो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को अपडेट कर सके अपने हिसाब से। तो जो शरद पवार है वो ये कह रहे हैं कि भाई आप एक चीज़ बताओ, अगर स्टेट्स को आपने अथॉरिटी दे भी दी कि वो अमेंड कर सकते हैं लिस्ट को, ओबीसी की लिस्ट को, तो उसमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि 50% की जो रिजर्वेशन कैपिंग दी हुई है इंदिरा साहनी केस के बेसिस पे 1993 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बेसिस पे, तो बोला उस 50% की ब्रीच तो वैसे भी नहीं कर सकते। अब जैसा कि आपको पता है कि शरद पवार जो हैं वो अभी कोalition गवर्नमेंट के पार्ट है, ठीक है, इनकी पार्टी जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस और शिवसेना ये मिलकर के सरकार चला रही है अभी, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की सरकार ने वहाँ की मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए बिल पारित किया था, एक्ट बन गया था, और उस एक्ट को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, बोले 50% की कैपिंग है भाई, यहाँ पर आप कैसे अमेंड कर सकते हो ये। तो एक तो ये कह के मराठा को रिजर्वेशन दिया गया था, उसको खत्म कर दिया था, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 342A जो कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे इंट्रोड्यूस हो गया था, उसके बेसिस पे केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, वो ही केवल चेंज ला सकते हैं ओबीसी की लिस्ट में, आप कैसे कर सकते हो स्टेट वाले। तो चलो ठीक है कि अभी जो ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बेसिस पे, जिसमें स्टेट्स को उनकी पावर फिर से एक तरीके से दी जा रही है कि हाँ जी आप भी अमेंड कर सकते हो, पर 50% की कैपिंग तो अभी भी है ना। तो शरद पवार क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई जरूरत है तो कास्ट सेंसस कराओ, जिससे एक्चुअल में पता पड़े कि कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं अभी भी डिप्रीवेशन का शिकार है, अभी भी उनको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, ये चीज बताई जा रही है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो जाननी ज़रूरी इसलिए है कि तालिबान की शुरुआत किससे हुई, कौन इसका मेन लीडर था, किसने ये दिमाग लगाया। देखो तालिबान लीडर है जिसका नाम है, यहाँ फोटो भी देख सकते हो, अब्दुल गनी बरादर। इसको एक अनडिस्प्यूटेड विक्टर के तौर पे माना जा रहा है अफगानिस्तान के वॉर में। अब जैसा कि आपको पता ही है कि अफगानिस्तान में अब पकड़ बना लिया तालिबान ने पूरी, तो अब इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अशरफ गनी तो भाग गए वहाँ से अपनी जान बचा करके, लोग वहाँ से परेशान है, अमेरिका वहाँ से विड्रॉ कर रहा है, अब इन्हीं लीडर्स के नाम सुनने को है अपने पास में, सुनते हैं। देखो अब्दुल गनी बरादर ये तालिबानी लीडर हैं, ठीक है, पाकिस्तान की जेल में इनको रखा गया था, ठीक है, और पाकिस्तान की जेल में लगभग 8 साल तक ये जेल में रखा गया, और उसके बाद में पाकिस्तान की जेल से इसको फ्री किया गया यूएसए की रिक्वेस्ट पे। अब यूएसए ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट तो क्या की होगी, डायरेक्ट किया होगा कि भाई जेल से छोड़ो इसको। जेल से छोड़ने की वजह क्या थी, इसलिए कि अब अमेरिका जो था वो मानस बना चुका था कि हमें यहाँ से निकलना है।
तो इस इंडिविजुअल को 2018 में पाकिस्तान की जेल से छोड़ दिया जाता है, जब डोनाल्ड ट्रंप का रिजीम चल रहा था यूएसए में। ठीक है, तो ऐसे में जो कतर में दोहा टॉक्स जो हुई, दोहा पीस टॉक्स, सो कॉल्ड पीस टॉक्स, ठीक है, तो उसमें बातचीत करने के लिए एक तो हो गए कौन, तालिबान की तरफ से ये बरादर जो लीडर है वो खुद, दूसरी तरफ वहां पर प्रेजेंस होनी चाहिए थी वहां पर, तो अफगानिस्तान की जो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी जो कि फॉर्मर हो चुकी है अब, वो भी गई, ठीक है, उसकी प्रेजेंस, और तीसरा यूएसए, ये मिलकर के टेबल पे नेगोशिएशंस करते। अब आप देखो ये जो इंडिविजुअल है इसी बेसिस पे अनडिस्प्यूटेड विक्टर के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है। जब 20 साल, पिछले 20 साल की अगर बात करें, ये 20 साल में अफगानिस्तान में रिपब्लिक गवर्नमेंट चलती रही, कैसे भी करके उनको लेजिटिमेसी मिलती रही, सब ने रिकॉग्नाइज भी किया, पर वही चीज़ है कि अब इस इंडिविजुअल की लीडरशिप में फिर से तालिबान का वहाँ पर रूल आ गया है। तो बेसिकली ये यहाँ पर आप नाम देखो, हैबतुल्ला अखुनजादा, ये तालिबान का ओवरऑल लीडर रहा है, और बरादर की अगर बात करें ये पॉलिटिकल चीफ रहा है। तो ये दो नाम हैं तालिबान के मेन लीडर्स में। अब आप देखो कि दोहा में जो बातचीत होनी थी, ठीक है, जिससे कि अब काबुल में किस तरीके से पावर शेयरिंग होगी, नाम तो उस टाइम पे ये था पावर शेयरिंग, कि गवर्नमेंट और तालिबान दोनों मिलकर के सरकार चलाएंगे, पर वो बातें ही बातें रह गई, अब तो तालिबान पूरी पकड़ बना चुका है। ठीक है, तो ऐसे में टेलीविजन स्टेटमेंट में इनकी जो भी बातचीत आई, वो ब्रिटिश रिपोर्टर्स के हिसाब से ये कहना है कि ये अनडिस्प्यूटेड विक्टर माना जाता है, ये मेन लीडर है। ठीक है, होता क्या है, जन्म तो इसका होता है कहाँ पर, उरुज़गान प्रोविंस, कहाँ पे, अफगानिस्तान में है ये। ठीक है, और ये अफगानिस्तान का जो 1968 में इसका जन्म होता है, और ये अफगान मुजाहिदीन के तौर पे सोवियत यूनियन को जब भगाने की बात आती है ना, क्योंकि 1979 में यूएसएसआर का इंटरवेंशन और 1989 तक यूएसएसआर को भगाने के लिए यूएस और पाकिस्तान दोनों मिलकर के इन मुजाहिदीनों को तैयार करते हैं, जिनमें से एक था ये अब्दुल गनी बारादर, ये लीडर था, और उन्होंने मिलकर के फिर 1980s में यूएसएसआर को भगा दिया वहाँ से, और अल्टीमेटली क्या हो गया, वहाँ पर रिजीम आ गया इन लड़ाकों का, मुजाहिदीनों का। ठीक है, और वो ही फिर कन्वर्ट हो जाता है तालिबान में। ओके, अब तालिबान को देखो पूरा सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान की जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, वो, और पाकिस्तान के मिलिट्री का। और 1996 में जो रूल आता है वो फिर 2001 में गड़बड़ कर देता है अलकायदा, क्योंकि वहाँ पर अटैक कर देता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, और वहाँ से फिर उसके बाद में यूएसए का इंटरवेंशन होता है, और यूएसए के इंटरवेंशन के बाद में बारादर का फिर बाद में अरेस्ट भी कर लिया जाता है, और अरेस्ट के बाद में पाकिस्तान की कराची जेल में इसको रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके 2010 की बात है ये, फिर उसके बाद में इसको फ्री कर दिया गया, क्यों, 2018 में, क्योंकि वाशिंगटन ने पाकिस्तान को बोला कि बारादर को रिलीज़ करो, जिससे कि हम कतर में बैठ के बातचीत तो कर सकें, पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। बट रियलिटी तो हमें पता है क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में जैसे ही बाइडन ने भी ये चीज़ कही कि हम तो विड्रॉ करेंगे, तो तालिबान की विक्ट्री हो गई, शेयरिंग तो ख़त्म हो गई, अब तो केवल तालिबान का रूल है अफगानिस्तान में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे वही चीज़ है, इस्लामाबाद काबुल इक्वेशन क्या है, तालिबान ने पकड़ बना ली है। ठीक है, ये चीज़ हम बार बार देख ही चुके हैं। इसके अलावा जो एम्बेसडर्स हैं, इंडिया के एम्बेसडर, उन्होंने भी ये कहा था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के फेस में, मतलब तालिबान के फेस में, मतलब तालिबान को आगे करके पाकिस्तान इन्वेड कर रहा अफ़गानिस्तान में, तो अब एक अफ़पाक करके नया एक कंट्री बनने की बात ये मान चलो आप। वो बात अलग है कि तालिबान अपनी तरफ से पाकिस्तान के थ्योरिटी को भी क्वेश्चन करता है कि हम केवल पपेट नहीं है पाकिस्तान के। वैसे तो 1996 में जब तालिबान का रूल आया था ना, उस टाइम पर पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। फिर 9/11 के बाद में आपको पता ही यूएसए का इन्वेजन होता है, और उसके बाद में तालिबान रिजीम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मेन लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है। फिर बाद में आपको पता ही है कि 2018 में इसको वापस से रिलीज़ किया जाता है, जिससे कि बातचीत की जा सके तालिबान के साथ में, और वो भी यूएसए ने डायरेक्ट किया था किसको, इसको क्या नाम है इसका, पाकिस्तान को, कि भाई इसको रिलीज़ कर दो। इसके अलावा आप देख सकते हो नॉर्दर्न अलायंस, अफ़गानिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में बहुत सारे ग्रुप मिल करके एक अपना एक कह सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो वहाँ की एथनिसिटी है उसके लोग मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं, जिसको नॉर्दर्न अलायंस बोलते हैं। वहाँ पर और लीडर्स निकल के आते हैं, दो ब्रदर्स, एक तो अहमद शाह मसूद, इसके अलावा एक शाह मसूद कुरैशी जो इंडिविजुअल है, वो भी इनको प्रेज़ करता हुआ दिखाई देता है। तो पॉइंट क्या रहा है, देखो लगातार पाकिस्तान की तरफ से तालिबान को सपोर्ट तो हमेशा से मिलता रहा है, चाहे मना कर दे पाकिस्तान, वो बात ठीक है, पर अभी तक भी पाकिस्तान इस चीज़ से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। एक तरफ तो यूएसए ने ये कहा था ना कि हम वॉर ऑन टेरर लेके आएंगे,
ख़त्म करेंगे टेररिज्म को बिल्कुल ही। पर उसमें पाकिस्तान ने ओपन में तो देखो यूएसए का सपोर्ट का नाम लिया, पर अंदर ही अंदर तालिबान को भी सपोर्ट पूरा पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा किया गया, आईएसआई के द्वारा किया गया। तो अमेरिका के जो कदम थे ना, उनको नलीफाई करने में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आप कभी नोटिस करो तो पाकिस्तान का जो मैप है इस तरीके से लोकेटेड है, और यहाँ पे फिर इंडिया ही जाता है हमारा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो लोकेटेड है ये वाला रीजन है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान वाले रीजन में वहाँ की कैपिटल है क्वेटा। और क्वेटा का देखो नाम आता रहता है बॉम्ब ब्लास्ट के लिए बार बार न्यूज़ में, कि क्वेटा में इतने मस्जिद में इतने लोगों की डेथ हो गई, यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, वो सारा। यहाँ से ये जो तालिबान का जो मेन पॉइंट था वो यहाँ से ऑपरेट हो रहा था पिछले 20 सालों के अंदर, और पाकिस्तान ने अच्छे से शेल्टर दिया इनको। अब आप देखो कि एक तरफ तो तालिबान और दूसरी तरफ हमारे लिए जो टेंशन है, हेडेक है, हक्कानी नेटवर्क, या फिर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अलकायदा का नाम है, या फिर जैश ए मोहम्मद, या फिर हम दूसरे और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो हमारे लिए हेडेक है, उनके लिए तालिबान साथ में मिलकर के और ये बलूचिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। और अब देखो ओपन हो गया एकदम। अब तो अफगानिस्तान एक सेंचुरी बन जाएगी इन सारे लड़ाकों के लिए। मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान के खिलाफ में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो एक बीड़ा उठा रखा है कि ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के पास में एक ऑप्शन आ गया है फेस ऑफ करने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए। क्या करेगा पाकिस्तान? अपने जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑपरेट हो रहे हैं ना पाकिस्तान की ज़मीन से, उनको बोलेगा कि तुम जाओ और अफगानिस्तान में अपने स्टैब्लिश कर लो, अपनी लोकेशन वहाँ पर शिफ्ट कर लो, जिससे कि हमारे ऊपर से तो ये काली कुतरे और हमारे जो ये ग्रे लिस्ट वाला धब्बा जो लगा हुआ है ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और ये जो धमकियाँ आती रहती है कि हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, कम से कम उससे तो हम फ्री हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये लड़ाके अब अफगानिस्तान से ऑपरेट करेंगे और ज़्यादा वायलेंटली ऑपरेट करेंगे, जो कि हमारे लिए और ज़्यादा नुकसान की बात है इंडिया के लिए। ठीक है, तो क्वेटा से ये लश्कर ए तोयबा की बात कर लो या कोई भी जिहादी ग्रुप है, ये लगातार वहाँ से ऑपरेट करेंगे। तो एक तरफ तो पाकिस्तान यूएसए का सपोर्ट करने का नाम ले रहा था क्योंकि पाकिस्तान को फंडिंग आ रही थी ना यूएसए से, इसलिए जैसे आज चाइना के पीछे पिछलग्गू हो रहा है, एग्जैक्टली वही चीज़ थी। पर दूसरी तरफ वो ही तालिबान का सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, जो कि यूएस और नेटो की फोर्सेस को ख़त्म करने में लगा हुआ था। तो ये इक्वेशन जब समझ गए हैं तो देखो पूरा सिनेरियो एकदम क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है, और इसकी चिंता देखो हमें बराबर रहेगी। दूसरा, ये अफगानिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है देखो उसका असर हमें तो देखने को मिलेगा। एक क्या है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू जो तालिबान का रूल है उधर से सेंट्रल एशिया की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करेगा, और दूसरी तरफ इंडिया के लिए उतनी मुश्किल हो जाएगी सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने के लिए। हमने क्यों चाबार पोर्ट डेवलप किया ईरान में? इसीलिए तो किया था ना कि हम अफगानिस्तान के साथ में हमारी कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर सकें। पर अफगानिस्तान में रिजीम ही चेंज हो गया तो इंडिया के तो वहाँ पर अभी स्ट्रेटेजिक जो भी एंगेजमेंट थी वो तो जीरो हो गई एक बार। तो अब तो बस वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है कि तालिबान कैसे एंटरटेन करता है इंडिया को, क्या एंगेजमेंट इंश्योर करता है इंडिया की, और जब तक पाकिस्तान की चलेगी तब तक इंडिया की वहाँ पर नहीं चलने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान ने तो पहले भी कह दिया था, जब इंडिया ने 2001 से वहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो पाकिस्तान का एक ही स्टेटमेंट आता था कि बोला इंडिया हमें चारों तरफ से एनसर्कल कर रहा है, घेर रहा है हमें चारों तरफ से। पर अब तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान की सरकार ही उनके पॉकेट में आ गई। इंडिया के लिए चैलेंजेस भारी हो चुके हैं। ठीक है, चाबार पोर्ट हमने डेवलप किया, या फिर आप देखो जरांज डेलाराम हाईवे, ये क्यों डेवलप किए थे हमने? अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए, पर वो चीज़ें अब क्वेश्चन मार्क में आ चुकी हैं। इसके अलावा तालिबान का जो इस्लामिस्ट वेपन है वो मेनली फोकस कर रहा है किसके अगेंस्ट में? पश्तून कम्युनिटी। पश्तून कौन है? पठान जिनको हम बोलते हैं। तो इन पश्तून्स को दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। पर दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वो भी इस चीज़ को लेकर के बड़ी चिंता में है कि कहीं यहाँ पर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। देखो एक तरफ तो पाकिस्तान खुश तो हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, पर एक कैविएट भी है, एक वार्निंग भी है पाकिस्तान के सामने कि भाई आपके यहाँ पर जो एक तालिबानी ग्रुप दूसरा ऑपरेट हो रहा था, जो यहाँ पर आपके टेररिस्ट एक्टिविटीज, जैसे पेशावर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है कब हुआ था, वो तालिबान का ही एक ग्रुप था। ठीक है, तहरीक तालिबान करके समथिंग ऐसा है उस ग्रुप का नाम है। मैं उस ग्रुप का नाम आपके सामने, ये देखो ये रहा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसने पेशावर में अटैक किए इतने ज़्यादा जिसकी वजह से निर्दोष लोगों की डेथ हुई। तो पाकिस्तान पहले तो इस तहरीक तालिबान को क्या कहता था? बोले ये इंडिया का है, इंडिया प्रमोट कर रहा है इसको। ठीक है, पर अब ये तहरीक तालिबान के थ्रेट्स है ना,
थ्रेड, मतलब इसके धागे जो हैं वो कनेक्टेड है तालिबान से। तो आप एक चीज़ बताओ, तालिबान अगर अपनी पावर को अफगानिस्तान में इनक्रीज करेगा तो उसका असर तो सीधी सी बात है तहरीक तालिबान भी इसका फ़ायदा उठाएगा। अफगानिस्तान का जो रिजीम चेंज है उसका असर फिर तालिबान का जो टेररिस्ट अटैक्स हैं उनका टेस्ट तो फिर पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान एकदम बचा रह जाएगा, मुश्किलें तो हैं। वो बात ठीक है कि अभी फ़िलहाल तो पाकिस्तान के जो चीफ़ हैं, आर्मी चीफ़ हैं या जो भी आईएसआई के चीफ़ हैं, वो इस चीज़ को बड़े एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर रियलिटी क्या है वो टाइम बताएगी। दूसरी चीज़, अब एक इक्वेशन एक और बताई जा रही है यहाँ पर जो शायद हमने अभी तक नहीं देखी थी, कि यूएसए जो है, अब तालिबान के साथ में रिलेशन यूएसए के तो अच्छे ही हो गए ना, क्योंकि यूएसए ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा तालिबान को। अब यूएसए केवल और केवल अशरफ गनी को कोस रहा है कि भाई तू भाग क्यों गया वहां से। ठीक है, तालिबान के साथ में यूएसए के पीसफुल रिलेशन हुए कि नहीं, विड्रॉ कर रहे हैं भाई, आप अपने हिसाब से कर लो जो करना है, हुआ। अब आप बताओ कि तालिबान को अगर यूएसए फंडिंग दे करके ये कह दे कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चल रहा है, इनको बर्बाद करो आपके एरिया के अंदर, तो पाकिस्तान और चाइना तो इस चीज़ को लेके भी टेंशन में आ रहे हैं कि कहीं यूएसए तालिबान का यूज़ ना करने लग जाए उनके खिलाफ में, क्योंकि अल्टीमेटली तालिबान का ओरिजिन हुआ कहाँ से था, यूएसए और पाकिस्तान ने मिलकर के ही तो यूएसएसआर को भगाने के लिए यूज़ किया था। तो इसी तालिबान का यूज़ यूएसए फिर से चाइना के खिलाफ कर सकता है। तो चाइना इस चीज़ को लेकर के बड़ी चिंता में है। इसीलिए तो चाइना देखो इंटरनेशनल अफेयर वाले जो हम न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, क्या बोलता है कि तालिबान बहुत अच्छा रूल लेकर के आएगा। मतलब जितना तो यूएसए के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर या जो स्टेट सेक्रेटरी है ब्लिंकन, वो नहीं मिले अलकायदा के लीडर से जितना कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मिल चुके हैं, क्योंकि उनको चिंता है। एक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला टेंशन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से पास होता है। दूसरी चीज़ हो गई वहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स को भड़काने वाला मुद्दा। तो अब देखो इंडिया के लिए, देखो जी हमारे पास में वेट एंड वॉच के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी ये चीज़ें हम बार बार देख चुके हैं। ओके, प्लेन हाईजैक हुआ था, देखो जब तालिबान का पहले रूल हुआ करता था, IC-814 हाईजैक हुआ था, उसका टेस्ट आज तक भी हमारे दिमाग में है। और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत कुमार डोभाल, वो उस टाइम पे थे, उन्होंने टेस्ट लिया हुआ है उस टाइम का। तो देखो टेंशन तो है हमारे लिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी का मतलब कोई छोटी चीज़ नहीं है हमारे लिए, मुश्किल तो है पर वही चीज़ है, क्या करें, वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, फॉर्मर मिलिटेंट की किलिंग होने की वजह से क्राइसिस क्यों इमर्ज हुआ मेघालय में। तो इंडिविजुअल का नाम तो है क्रिस्टरफील्ड थांगखिव। ठीक है, ये इंडिविजुअल कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, हैन्यू ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC। ठीक है, ये इंडिविजुअल तो इसका तो कहना, ये 57 साल की उम्र थी इसकी, तो इसका कहना ये है कि मैंने मिलिटेंसी से अक्टूबर 2018 में ही संन्यास ले लिया था, पर अभी जो इंटेलिजेंस मिली मेघालय की पुलिस को तो उसमें पता पड़ा कि इंडिविजुअल अभी भी एक्टिव था। ठीक है, ये मास्टरमाइंड है अपने आप में, तो इसका फिर असैसिनेट करा दिया गया, मरवा दिया गया। रिजल्ट क्या रहा कि मेघालय के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 72 घंटे तक इंटरनेट बंद कर दिया और वहाँ के लोग जो हैं वो रोड पे उतर गए और पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, स्टोन पेल्टिंग करनी शुरू कर दी, वेंडलिज्म मतलब तोड़ फोड़ मार धाड़ सब कुछ शुरू हो गया शिलोंग में, पर्टिकुलरली जो कैपिटल है मेघालय की। अब देखो वहाँ पर 3 मेन हिल्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, ये मेघालय में लोकेटेड है और इन्हीं के नाम, इन हिल्स का नाम ऐसे क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर ये गारो, खासी, जैंतिया कम्युनिटी रहती है। देखो शुरुआत होती है यहाँ पर मेघालय के अंदर कि एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू होता है 1980s के टाइम पे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये रही 1980s के टाइम पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू होता है और उस मूवमेंट को शुरू करने वाली जो काउंसिल थी या फिर जो ग्रुप था उसका नाम था HALC, जिसको बोलेंगे हनीव ट्रैप अचिक लिबरेशन काउंसिल, 1980 में हो गया था। और ये जो हनीव ट्रैप था इसमें मेन लीडर कौन थे, ये जो बंदा है ना जिसकी अभी डेथ हुई है थांगखिव, ठीक है, वो था। इसमें देखो खासी और जैंतिया कम्युनिटीज जो थी वो तो अचिक की मतलब खासी और जैंतिया कम्युनिटी थी वो तो हनीव ट्रैप में आ गई ग्रुप में, मतलब इसका भी डिवीजन हो जाता है, किसका, HALC का। तो ऐसे में हनीव ट्रैप वाला जो पोर्शन है हनीव ट्रैप नाम से, इसमें तो देखो आ जाते हैं खासी और जैंतिया कम्युनिटी और अचिक में आ जाते हैं गारो कम्युनिटी। ओके, तो ऐसे करके 2 ग्रुप बन गए, एक तो हो गया HALC था जैसा का जैसा बन गया और एक हो गया HNLC। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप्स में डिवीजन हो जाता है और ये जो इंडिविजुअल है जिसकी डेथ हुई है ये किससे एसोसिएटेड है, HNLC। ओके,
तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये बंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करता है। जैसे आप नागालैंड में देखते हैं ना, नागालैंड में भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता रहता है। इशक मुइवा ग्रुप जो है लगातार सेपरेटिज्म का दिमाग लेके चलते हैं कि हमें सेपरेट बनना है। तो HNLC है ना, जिसमें ये इंडिविजुअल थैंक यू है, ये तो देखो ये चाहते थे कि हम इंडिया से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए। और दूसरी तरफ ANVC, दूसरा जो ग्रुप बच गया, ये अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल, ये कौन बनता है? ये जो दूसरा ग्रुप था ना HALC, इसका नाम बदल करके ये नाम हो जाता है ANVC। और ANVC ये बोलते हैं कि हम अलग से एक स्टेट बनेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल था ना थाकिव, ये तो भाई सेपरेट ही कंट्री चाहता था इंडिया से। तो इसकी जो कॉन्स्पिरेसीज थी ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी। ऐसे में फिर इसको असैसिनेट कराया गया। फिर आपको पता ही है, ये जो लोग होते हैं ना, जो भी मिलिटेंट होते हैं, बेसिकली ये लोकल जो लोग होते हैं ना, उनके तो मसीहा होते हैं। और जो एक्सटर्नल जो लोग जाकर के वहाँ पे सेटल होते हैं, एक्सटर्नल लोगों को देखो, ये लोग कहते हैं, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर, कि जो बाहर से लोग आए हैं ना, आउटसाइडर्स, बोले उनको भगाने की बड़ी इनकी इच्छा रहती है कि ये आउटसाइडर जो है, बोले हम हमारे यहाँ पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिनको बोला जाता है दखार्स, आउटसाइडर, बोले इनको हटाया जाए। ये मेघालय में मूवमेंट चल रहा था। और आपको पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट में जाकर के बहुत सारे लोग जो हैं, बाहर के लोग जाकर के वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का। तो इसकी वजह से वो लोग अपने खुद के राइट्स को, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से ही, फिर इनके पास में वायलेंस के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, कोई सुनता नहीं है तो इनकी बात। तो ये कुछ बातें हैं जो एक तरीके से अभी हमें डिस्कस करनी थी, वो देख लिया। और तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ना, RT-PCR वाला टेस्ट वाला, इसमें देखो RT-PCR टेस्टिंग में क्या किया जाता है, एक तो वो रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सा मुद्दा क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसका इन्फेक्शन हो रखा है, जो टेस्टिंग कराना जाता है RT-PCR का, तो उसका या तो नेसोफिरिंजियल, दैट मीन्स नाक से, नॉस्ट्रल कैविटी से हम सैंपल लेते हैं, या फिर सलाइवा का सैंपल लिया जाता है, और उसमें से फिर RNA को डिटेक्ट किया जाता है अलग, और उसको एम्पलीफाई किया जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। और इसको बोला था RT-qPCR। अब इसमें क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, तो साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया कि जो सैंपल जो हम ले रहे हैं ना RNA का, थोड़ा उसको हीटअप कर लेते हैं। तो हीटअप करने के बाद में जब टेस्टिंग की गई तो और भी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रिजल्ट में एनकरेजमेंट करने का तरीका है। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे वो यहाँ पर है। USA की नेशनल आई इंस्टीट्यूट है, एक NIH क्लिनिकल सेंटर है, और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कार्नियोफेशियल रिसर्च, ये इन्वॉल्व थे। तो पॉइंट इतना सही था। RT-PCR कैसे होता है थोड़ा सा वो देख लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है इकोनॉमी पेज से एक छोटी सी न्यूज़ है, दैट इज गति शक्ति। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर में ही गति शक्ति करके एक नया सिस्टम, काम वही है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना। इसमें 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट देने के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। आने वाले 6 सालों में 2025 तक का ये प्रोजेक्ट बताया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट देखो 15 अगस्त 2019 को कर दिया गया था, जिसमें शुरुआत में कितना आउटले बोला गया था, 100 लाख करोड़ का, जो कि बढ़ते बढ़ते 111 लाख करोड़ हो गया है। तो टारगेट तो क्या है, बोलो जॉब अपॉर्चुनिटी की जाए। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रिसेंटली गति शक्ति न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है? तो एक तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है ये, जिसमें कि इंडिया में जो भी हम फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंश्योर कर सकें, उसके लिए ये प्रोविज़न किए जा रहे हैं। गति शक्ति याद रखें आप। बाकी चीज़ें देखो स्पीचेज हैं, ज़्यादा कुछ काम की नहीं है। बाकी यहाँ पर फेयरली कंप्लीटेड ओवरसीज़ लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि हमारी इंडियन कंपनीज जो हैं वो बाहर के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप की लिस्टिंग करवा करके और शेयर्स बेच सकती है और पैसा उठा सकती है मार्केट से, ठीक है। एक मुद्दा थोड़ा सा उलझा पड़ा है, वो ये कि मान लो कि कोई भी कंपनी बाहर, मतलब इंडियन कंपनी जिसके एसेट आउट ऑफ इंडिया हैं, और वहाँ पर उन एसेट्स का लेन देन कोई भी वहाँ पर एक तरीके से नॉन रेजिडेंट करता है, तो उस पर टैक्स कितना लगेगा? क्योंकि लेन देन कर रहा है, इसका मतलब कैपिटल को आप गेन कर रहे हो या फिर कैपिटल को सेल आउट कर रहे हो, इसका मतलब कैपिटल के ऊपर टैक्स लगने की बात है। इसको बोलेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स। तो इसको लगाना चाहिए कि नहीं? मतलब इंडियन कंपनी का कोई एसेट है आउट ऑफ इंडिया और उसकी लेन देन कोई नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर नॉन रेजिडेंट पार्टनर कर रहा है,
जो इंडिया का है वैसे तो, पर इंडिया की उसने मेंबरशिप, मतलब इंडिया का मेंबर है, इंडिया का है पर वो रहता नहीं है इंडिया में, बाहर ही रहता है, और वो लेन देन कर रहा है उस प्रॉपर्टी का, सौदा को ही कर रहा है, तो उसमें क्या टैक्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा अभी कंटेंशन चल रहा है, वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाए तो ये प्लान बन सकेगा कि हाँ इंडियन कंपनीज जो हैं वो जल्दी से जल्दी एक्सटर्नल मार्केट्स में, बाहरी मार्केट्स में भी इन्वेस्ट, अपनी स्टॉकिंग कर सके और वहाँ से इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करवा सके। फिर पूछा गया कि फ्यूल प्राइस को रिड्यूस करोगे फाइनेंस मिनिस्टर से, तो बोला हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फ्यूल प्राइस को पहले सस्ता करने के चक्कर में यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत ही सस्ता कर दिया था। रिजल्ट ये रहा था कि हम घाटे में गए, और घाटे में जाने के बाद में हमें जो ये स्टेट फ्यूल रिटेलर्स हैं, जैसे ओएनजीसी, जैसे ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन की बात करो या फिर एचपीसीएल की बात करो, ठीक है, इन कंपनियों को क्या बहुत घाटा हुआ था, तो इनके घाटे को कंपनसेट करने के लिए बोला हमें 101.34 लाख करोड़ रुपए मार्केट से उठाने पड़े थे बॉन्ड रिलीज करके, और उसका आज हम ब्याज देते हैं लगभग 70,195 करोड़ के लगभग, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, पिछले 7 सालों के अंदर। तो ऐसे में बोला हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट तो कम नहीं करेगी, ये बोला इन्होंने। होलसेल इन्फ्लेशन थोड़ा डाउन हुआ है ये बताया जा रहा है, और तो बाकी राजस्थान की वो एक न्यूज़ है वो और देख लेता है ना। गहलोत ने अप्रूव किया है एक स्कीम को जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा यंगस्टर्स को अर्बन एरियाज में, ठीक है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम 2021, ठीक है, ये मंडे को लॉन्च किया गया है। इसमें मेनली स्ट्रीट वेंडर्स या फिर जो यंगस्टर एम्प्लॉयड हैं, जो खुद से कोई भी सर्विस सेक्टर में या फिर खुद का काम करना चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, तो उनको उधार में पैसा दिया जाए, क्योंकि गाँव में तो आपको पता है रोजगार देने के लिए नरेगा जैसी स्कीम है, पर शहरों में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, हेयर ड्रेसर्स हो गए जो सलून खोलते हैं, रिक्शा पुलर्स हो गए, कारपेंटर हो गए, पॉटर हो गए, कॉबलर का मतलब आप मोची जानते होंगे, मैसन कारीगर हो गए, टेलर्स हो गए कपड़े सिलने वाले, वॉशरमैन हो गए, धोबी हो गए, या पेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, इन सारी कैटेगरी के लोगों को हेल्प प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के तहत, ठीक है। नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट के अंदर। और इसमें आप देख सकते हो लगभग चीफ मिनिस्टर के द्वारा 38 अपॉइंटमेंट्स जो हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपॉइंटमेंट्स दे दी गई हैं, ठीक है। कुछ और डिसीजन ये काम का नहीं है, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था नोडल डिपार्टमेंट कौन है यहाँ तक, ठीक है। बाकी एक न्यूज़ है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में एक और बोन ऑफ कंटेंशन क्रिएट हो गई है, वो ये कि कल हमने जो एक्सप्लेन पेज पे जो डिस्कशन किया था ना ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि ट्रिब्यूनल्स में स्टाफ की कमी है, तो एक तो गवर्नमेंट ने 8 ट्रिब्यूनल्स को अबॉलिश कर दिया, और दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें अपॉइंटमेंट प्रॉपरली नहीं की जा रही है, तो ऐसे में बोन ऑफ कंटेंशन आ गई है, ठीक है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में कैसी अंडरस्टैंडिंग है, डेमोक्रेसी किस तरीके से काम कर रही है इंडिया में, तो उसमें एक एग्जांपल और ऐड हो गया आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।